Previous class we have seen RMS value, average value और कुछ important keywords में बताना चाहता हूँ। पहला हुआ what is impedance। ध्यान से देखना, बड़ा important है और बहुत easy है, कुछ नहीं। इसको कैसे डिनोट करते हैं? Z ऐसे डिनोट करते हैं। What it is? It is excuse me, it is defined as opposition to flow of AC through a circuit। जब कोई एक वायर के अंदर से डीसी फ्लो करता था उसको भी अपोजिशन मिलता था। द अपोजिशन वाज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जब एसी फ्लो करता है जो अपोजिशन मिलता है उसको इंपीडेंस कहते हैं। अपोजिशन क्यों मिलता है? हम जानते हैं जब कोई करंट रेजिस्टर से पास करेगा रेजिस्टेंस तो मिलेगा। जब कोई करंट इंडक्टर से पास करेगा, अगर करंट बदलने की कोशिश करेगा, बाय नेचर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस वो एक अपोजिट ईएमएफ बना के उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। और एसी अल्टरनेट होते रहता है तो एसी को अपोज करता है। सिमिलरली कैपेसिटर भी अपोज करता है। कांस्टेंट करंट जाने से, अब मान लो कि करंट जा रहा था, एसी में करंट बढ़ता है फिर घटता है। करंट बढ़ रहा था तो कैपेसिटर चार्ज हो गया, अब करंट घटने लगा, कैपेसिटर उल्टा करंट देने लगा, मतलब एसी को फ्लो करने नहीं दे रहा है, अपोज कर रहा है। तो इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर तीनों अपोज करते हैं एसी को। जबकि डीसी को हम डीसी केस में देखे थे, द ऑपोजिशन वाज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसका यूनिट क्या हो गया? यूनिट होता है जैसे रेजिस्टेंस का ओम, सीधा ओम। दूसरा है हाउ वी कैलकुलेट इट? इट इज गिवन बाय Z इज इक्वल टू VM बाय IM। अगर कोई एक सर्किट में हम वोल्टेज अप्लाई किए VM sin ओमेगा t प्लस फाइव, करंट बन गया IM sin ओमेगा t माइनस 5 डैश। व्हाट इज द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट? सिंपली DM बाय IM, मैक्सिमम वैल्यू का रेशियो। और आप जानते हो कि हमारा जो RMS वैल्यू होता है वो VM बाय √2 होता है, प्रीवियस क्लास पढ़ा चुके हैं। तो ऊपर √2 डिवाइड करेंगे, नीचे भी √2 डिवाइड करेंगे, तो दिस कम्स आउट टू बी VRMS बाय IRMS। तो इस फॉर्म में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ही काफी है जानना इंपीडेंस के बारे में। अब कोई सर्किट दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। पहले एग्जाम्पलरी क्वेश्चन, व्हेन ए voltage V is equal to 30 sin 200t plus pi by 6 was applied across a circuit. The current in circuit was found to be क्या? It was found to be I is equal to 5 sin 200t plus pi by 3। फाइंड इम्पीडेंस। कितना सिंपल है। सॉल्यूशन क्या हो गया? ये सब देख के डरना मना है। VM by IM, Z is equal to VM by IM, that is 30। V का मैक्सिमम वैल्यू 30 है, I का मैक्सिमम वैल्यू 5 है, so it is 6 ohms। खत्म हो गया। व्हाट इज इंपीडेंस? अगर कोई सर्किट दिया रहेगा उसका भी इंपीडेंस निकालना है, वो आप निकालेंगे। दूसरा, ये डिलीट हो गया है, फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि मुझे जरूरत पड़ेगा ये आगे समझाने के लिए, क्योंकि डिफिकल्ट चीज है नहीं। पावर फैक्टर, इट इज कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन V and I, cosine of phase difference between V and I
अब ये पावर फैक्टर का नाम पावर फैक्टर क्यों पड़ा, पढ़ाने के लिए मुझे अंदर जाना पड़ेगा, देखेंगे जरूरत पड़ेगा तो आगे बताएंगे। जबकि हम पहले पढ़ाते थे, अभी सिलेबस से निकल गया है तो थोड़ा इसको ज्यादा नहीं देंगे, सोचते हैं, देखते हैं फिर बता देंगे। पावर फैक्टर का ये डेफिनेशन काफी नहीं है, बहुत सारे डेफिनेशन है, 6 ठो डेफिनेशन है, बहुत सारे तरीके से आप पावर फैक्टर निकाल सकते हो। क्या हुआ एग्जाम्पल, इफ V applied is equal to something Vm sin omega t plus phi 1 और प्लस मान लेते हैं कि पाई बाय 3, I is equal to Im sin omega t माइनस पाई बाय 3 और माइनस पाई बाय 6, तो क्या कहेंगे, फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I कितना है, V का फेज एंगल पाई बाई 3 है, माइनस I का फेज एंगल माइनस पाई बाई 6 है, ये होता है फेज एंगल, माइनस करो तो प्लस हो गया पाई बाई 2, इसको हम फाई कहेंगे। सो पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई, दैट इज cos पाई बाई 2। तो ये पर्टिकुलर केस में इसका वैल्यू क्या आया, 0, जबकि ये पाई बाई 2 की जगह कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज गिवन, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज गिवन ये कुछ भी हो सकता है। तो इन दैट केस यू हैव टू फाइंड आउट द पावर फैक्टर लाइक दिस। ठीक है, दो चीज में आपको बताया, हाउ यू फाइंड पावर फैक्टर, कौन डिसाइड करता है क्या होगा फेज डिफरेंस, वो सारे हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल प्रिलिमिनरी आइडिया ऑफ पावर फैक्टर एंड इंपीडेंस, इंपीडेंस का ये कंप्लीट आइडिया है, निकालने के दूसरे तरीके आएंगे फॉर डिफरेंट सर्किट्स। पावर फैक्टर का प्रिलिमिनरी आइडिया है, क्योंकि पावर फैक्टर इज ए बिग आर्टिकल, बड़ा आर्टिकल है, सारा चीज समझना होता है। तो पावर फैक्टर क्या है, इंपीडेंस क्या है, हमें समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब एसी थ्रू डिफरेंट एलिमेंट्स हम देखेंगे, और मैं जैसे बताया दिस द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ बोर्ड सिलेबस, मतलब बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है इस पार्ट में सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, तो पहले देखेंगे अगर एसी अप्लाई किया जाता है टू ए रेजिस्टेंस तो कैसे बिहेव करेगा, थ्रू ए रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या हुआ यूं कि मान लो कि हमारे पास कोई एक रेजिस्टेंस था आर, इसमें हमने एक वोल्टेज लगाया, ये V लगाया, V कितना था, कुछ भी था, से Vm sin ओमेगा t प्लस फाई, कुछ भी था, Vm sin ओमेगा t को या फाई को, चलो ओमेगा t कहते हैं, फाई रह रहा है, क्या फर्क पड़ता है, Vm sin ओमेगा t। ये क्या है, V इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, एट t इक्वल टू 3 सेकंड, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, आप t के जगह 3 डाल दो, जो मिलेगा वही पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज चेंजिंग, और पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा तो ओम साहब ने कहे गए हैं V बाई R होता है I। तो देखेंगे बिट नंबर 1, इंस्टेंटेनियस करंट, ये क्या था, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस करंट क्या हो जाएगा, I कैसे निकलेगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बाई R, जो पोटेंशियल डिफरेंस है बाई रेजिस्टेंस इज करंट। ओ तो ठीक है, यार क्या हो गया, V की जगह लिखेंगे Vm sin ओमेगा t बाई R। अभी I का वैल्यू कुछ ऐसे आया, आप चाहो तो I का जनरल एक्सप्रेशन ले सकते हो, Im sin ओमेगा t, तो क्या मिला इसमें से, कंक्लूजन क्या मिला, Im here, what is Im, it is nothing but Vm by R। ठीक है, दूसरा चीज क्या देखने के लिए मिला, दूसरा चीज देखने के लिए ये मिला कि इंपीडेंस ऑफ द सर्किट जो कि डिफाइंड है एज Vm by Im, वो क्या हो जाएगा, Im is Vm by R, so Vm divided by Vm by R, it is coming out to be same as R। So what is the opposition offered by a resistance R to AC, it is same as that for DC, same R, 2 ओम के रेजिस्टेंस से
एसी अप्लाई कर रहे हैं, व्हाट इज द इंपीडेंस 2 ओम। समझ में आया? डीसी में जो होता है एसी में वही होता है, बस याद रखना कि यूनिट ओम है। दूसरा चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां पर कि अगर ये Vm sin ओमेगा t प्लस फाइव होता, ये भी Vm sin ओमेगा t प्लस फाइव होता, ये भी sin ओमेगा t प्लस फाइव होता, मतलब करंट का फेज एंगल वोल्टेज का फेज एंगल बराबर है। V and I are in same phase, बस सेम फेज है तो क्या कहेंगे दूसरे लैंग्वेज में, सेम चीज को दूसरे लैंग्वेज में, फेज डिफरेंस बिटवीन V and I is 0। अच्छा, तो पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? अभी अभी तो देखे, इट इज cos फाइव। फाइव क्या है? फाइव तो 0 है, तो cos 0 हो गया 1। सो कोई प्योर रेजिस्टेंस नेटवर्क का पावर फैक्टर क्या है? 1। प्योर रेजिस्टेंस नेटवर्क का पावर फैक्टर क्या है? 1। क्वेश्चन बार बार आया, कैसे आया? व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ ए इलेक्ट्रिक हीटर? अब इलेक्ट्रिक हीटर में होता क्या है? एक रेजिस्टेंस वायर तो ही होता है, पावर फैक्टर क्या होगा? यूनिटी और 1 है कि नहीं? व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ ए इनकैंडेसेंट बल्ब? इनकैंडेसेंट बल्ब मतलब वो जो 10 रुपए वाला बल्ब आप खरीदते हो, व्हेन लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड इनकैंडेसेंस। तो ये 10 रुपए वाला जो बल्ब लगाते हो, क्या है इसके अंदर? सिर्फ एक रेजिस्टेंस वायर है, पावर फैक्टर क्या होगा? 1। ठीक है, अभी मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि हाउ इज द फेज डायग्राम, बिट नंबर 5 में फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है, ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, हम बताए थे फेजर डायग्राम में क्या होता है, वी रिप्रेजेंट इट बाय ए वेक्टर क्वांटिटी, the length of the vector represents the RMS value and the inclination to the helix is given by the phase angle। अगर हम कहेंगे ऐसा कोई एक सर्किट में मान लो कि वोल्टेज क्या लिए थे? Vm sin ओमेगा t। अगर ओमेगा t प्लस 5 लिए होते तो ऊपर लिखते, अब ओमेगा t लिए तो हम कहेंगे V ऐसा है, दिस इज V। करंट और वोल्टेज के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, मतलब करंट भी इसके ऊपर चढ़ के रहेगा ऐसे, दिस इज करंट। हो गया फेजर डायग्राम। ठीक है, बिट नंबर 6, व्हाट इज इंस्टैंटेनियस पावर? इंस्टैंटेनियस पावर, ठीक है, इंस्टैंटेनियस पावर क्या है? पावर इज वोल्टेज इनटू करंट। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है, उसी इंस्टेंट में करंट जा रहा है I, तो पावर क्या होता है? V इंटू I। सिंपली इट इज V इंटू I। इंस्टेंटेनियस पावर हो गया V इंटू I। किसी भी एक इंस्टेंट में V का वैल्यू क्या था? Vm sin ओमेगा t, तो हम कहेंगे इट इज Vm sin ओमेगा t इंटू Im sin ओमेगा t, जबकि Im का वैल्यू Vm बाई R है। सिंप्लीफाई करो तो Vm Im sin स्क्वायर ओमेगा t। इंस्टैंटेनियस पावर कभी नहीं पूछा गया, कभी नहीं पूछा गया इंस्टैंटेनियस पावर Pi। नाउ व्हाट इज एवरेज पावर? ये पूछा गया, एवरेज पावर। हाउ यू फाइंड एवरेज पावर? एवरेज पावर मार्केट पावर चैप्टर में पढ़ेंगे, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। तो देखेंगे कि t सेकंड में कितना एनर्जी गया बाय t इज एवरेज पावर। अच्छा, अगर इंस्टैंटेनियस पावर हुआ Pi, तो dt सेकंड में कितना एनर्जी जाएगा? Pi इंटू dt, पावर इंटू टाइम होता है एनर्जी। जब इंस्टैंटेनियस पावर Pi था तब dt सेकंड में कितना एनर्जी दिया? Pi dt। अच्छा, और Pi तो बदल रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर t है ना, t बदल रहा है तो Pi बदल रहा है। तो ठीक है, टोटल टाइम ऑफ t सेकंड में कितना पावर जाएगा, कितना एनर्जी जाएगा? अब इसको इंटीग्रेट करो, 0 टू t। ठीक है, 0 टू t आप इंटीग्रेट कर दिए, ये हो गया टोटल एनर्जी डिसिपेटेड इन ए टाइम ऑफ t सेकेंड्स, 0 टू t सेकेंड्स। एवरेज पावर चाहिए, दिस डिवाइडेड बाय t,
जिसको मैं लिखने के लिए ऐसे लिखता हूं, एवरेज पावर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू रेजिस्टेंस फॉर ऑल एसी सर्किट्स, फॉर ऑल एसी सर्किट्स दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। अब हमें पीआई मिल चुका है। आप अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा मालूम है आपको? आपको मिलेगा Vm Im बाय 2। मैं आपको बाद में एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताऊंगा जिसमें से कोई भी सर्किट का आप फटाफट बता सकते हो पावर कितना होगा। अब ये प्योर रेजिस्टेंस नेटवर्क का हो गया Vm Im बाय 2। Vm Im बाय 2 हो गया पावर, एवरेज पावर, ठीक है। चाहे तो हम इसको थोड़ा और भी घुमा फिरा के लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं Vm बाई रूट 2 इंटू Im बाई रूट 2। Vm बाई रूट 2 क्या होता है? Vrms। Im बाई रूट 2 Irms। हाँ, ऐसे भी कह सकते हैं। If you want, you can express it in terms of impedance. Vm was Im into R। Vm के जगह अगर Im into R लिखेंगे तो Im स्क्वायर R बाई 2, तो that will be equal to Irms का स्क्वायर बाय R into R। ऐसे भी लिख सकते हैं। सो एवरेज पावर क्या हो गया? Irms का स्क्वायर इंटू R। ये हो गया एवरेज पावर। पावर कंज्यूम्ड इज दिस, ठीक है। अब मैं प्लॉट करना चाहूंगा दी वेरिएशन ऑफ वोल्टेज, करंट एंड पावर जो कि बोर्ड में आता है, ठीक है। अब देखेंगे वेरिएशन ऑफ बिट नंबर 8 में हम लोग देखेंगे वेरिएशन ऑफ V I and instantaneous power with time, ठीक है। प्लॉट करते हैं। ये हो गया हमारा ग्राफ, इसमें सारा चीज को ड्रॉ करेंगे। V क्या था? V वाज Vm sin ओमेगा t, तो ये साइन वेव था, ऐसा हो गया साइन वेव, फिर आगे जाएगा। ये टाइम के साथ प्लॉट कर रहे हैं। करंट वाज इन सेम फेज मतलब जब ये जीरो था तब वो जीरो था, जब ये मैक्सिमम हुआ तब वो मैक्सिमम हुआ, है ना। तो इस समझदारी के साथ मैं अभी करंट को प्लॉट करने वाला हूं। थोड़ा ध्यान से देख लेना, आसान है, कोई डिफिकल्ट है नहीं इसमें। करंट इसके साथ साथ डेंस करेगा, तो करंट को इसी के साथ ही करवाते। ये जीरो था तो ये जीरो था, ये जीरो हुआ, ये नेगेटिव हुआ, ये goes like this. This is the variation of current. Now I want to draw the instantaneous power. क्या था वो? It was the product of V and I. V और I का प्रोडक्ट था, ठीक है। यहाँ पर इंस्टेंटेनियस पावर कितना होगा ये समय पे? At this time, what is the instantaneous power? ये समय में I क्या था, V क्या था? दोनों पॉजिटिव थे, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, पावर कुछ ऐसा हो गया। You multiply these two values. फिर ये घटने लगा, उनका प्रोडक्ट भी घटने लगेगा। फिर ये नेगेटिव हो गया, दोनों नेगेटिव हो गए, पावर अगेन बिकम्स पॉजिटिव। सो दिस इज व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। बस उतना पूछ लेंगे, प्लॉट द वेरिएशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर व्हेन एसी इज अप्लाइड अक्रॉस ए प्योर रेजिस्टेंस। तो मेरे ख्याल से मैं आपको रेजिस्टेंस की रिलेटेड सारे छोटे मोटे फंडामेंटल्स अभी बता दिया, ठीक है। नाउ वी शैल स्टार्ट विद AC थ्रू एन इंडक्टर्स। AC थ्रू एन इंडक्टर। इंडक्टर में AC क्या होता है उसको हम लोग अभी देखेंगे। जब इंडक्टर में AC अप्लाई करेंगे क्या होगा, ठीक है। नाउ AC थ्रू इंडक्टर L, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या बात है? बात ये है कि यहाँ पर कोई इंडक्टर लगा था, ठीक है, और हमने इसमें एक वोल्टेज अप्लाई कर लिया और तो इसमें करंट आने लगा।
क्या था? करंट एसी है, वोल्टेज अगर अल्टरनेटिंग है तो करंट भी अल्टरनेटिंग है। करंट कितना था? द करंट वाज, सपोज इट वाज आई एम साइन ओमेगा टी, ऐसा था करंट। और ये कौन है? ये कॉइल है, इंडक्टेंस है L। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस potential difference across the inductor is equal to, क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस? अरे हम तो जानते हैं when a current I passes through an inductor, the potential difference across that is given by L di by dt. Inductance is the property, self inductance is the property by virtue of which it develops an EMF across it owing to change in its own current. तो क्या हो गया EMF? You say it is V is equal to L di by dt। ठीक है, अब I अगर ये दिया हुआ है, di by dt करो, आप कर सकते हो। L Im तो Im रह गया साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यू आर ऑल मास्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स। साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ओमेगा कॉस ओमेगा टी। भी कुछ ऐसा आया, भी कुछ ऐसा आया। इसको मैं ऐसा लिखना चाहता हूं, Vm साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकता हूं। हाँ, लिख सकते हैं। तो क्या मिला यहां पर? Here what is Vm? Vm is kept in position of this, क्योंकि V का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? जब cos ओमेगा t 1 होगा, cos ओमेगा t 1 होगा, तो ये वैल्यू होगा Vm। तो Vm क्या है? L ओमेगा Im। ठीक है। और what is impedance? Impedance is Vm by Im। तो क्या हो जाएगा Vm by Im? It is L ओमेगा। ओहो, कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है। The opposition by an inductor to AC is given by L ओमेगा। ठीक है, और वो opposition क्यों आता है? क्यों आता है? It is because of Lenz's law, as a reaction to the opposition, as a reaction to the change in flux passing through it, because it is developing an EMF and opposing the very cause responsible for its induction। तो इसलिए इसका नाम कहा जाता है रिएक्टेंस। इट इज कॉल्ड रिएक्टेंस। इसी चीज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? इसको कहते हैं एक्सेल, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस इंपीडेंस है, लेकिन नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैसे लिखते हैं? एक्सेल। कैसे? L ओमेगा ओम। इंपीडेंस कहोगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं कहोगे, कोई गड़बड़ नहीं है, यू विल गेट 100% मार्क। लेकिन समझना चाहिए, है ना। हम लोग सारे इंडियन है, तो आपके घर में कोई आया था, थोड़ी आप बोलते हो कि इंडियन आया था, नहीं बोलते हो। यू हैव सम लोकल नेम फॉर हिम। वो चंदू आया था, अच्छा, लेकिन इंडियन भी तो बोल सकते थे। तो ये हो गया एक्सेल इज इक्वल टू L ओमेगा, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ऐसा एक सर्किट दे देगा, 20 हेनरी का रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज दे देगा और Vm sin ओमेगा टी दे देगा, या फिर कुछ दे देगा, पूछेगा बताओ व्हाट इज द ऑपोजिशन। तो आपको क्या ढूंढना है? साइन ओमेगा टी में से ओमेगा चुन के निकालना है। टी का जो कोफिशिएंट है वो ओमेगा है, उसको निकालना है, L के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो मिल गया वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है। मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस डिपेंड्स अपॉन ओमेगा। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का एसी होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन मिलेगा। जितने ज्यादा फ्रीक्वेंसी का एसी होगा उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन मिलेगा। ये चीज हमें समझ में आना चाहिए। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हम लोग थोड़ा इसको नोट कर लेंगे। बिट नंबर 1, opposition offered by an inductor to AC is directly proportional to
सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एल ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ और 2 पाई बाई टी, तो आप इसको कहोगे 2 पाई एफ एल, ऐसा करके दिया है। ये हो गया इस मच ओम्स। कभी कभार ये भी आ जाता है कि प्लॉट द वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस विथ सप्लाई फ्रीक्वेंसी, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का वेरिएशन को हम दूसरा पॉइंट क्यों बनाएंगे? यही तो पॉइंट है। ये अगर हम प्लॉट करना चाहेंगे विथ फ्रीक्वेंसी तो आप कहोगे ये हो गया ओमेगा, और एफ कुछ भी ले लो, ओमेगा 0 होगा तो ये 0 होगा, ओमेगा बढ़ने लगेगा, ये बढ़ने लगेगा, इट गोज लाइक दिस। ये ऐसे जाता है, ठीक है। तो आपको ग्राफ कीजिए स्ट्रेट लाइन, opposition is more at high frequency and 0 in case of DC। DC में फ्रीक्वेंसी क्या है? अरे बदल ही नहीं रहा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कितने बार बदलता है एक सेकंड में? बदल ही नहीं रहा है, फ्रीक्वेंसी इज 0। तो फ्रीक्वेंसी 0 हो गया तो ओमेगा 0 हो गया, ओमेगा 0 हो गया तो एक्सएल क्या हो गया? 0। सो एल बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट इन केस ऑफ डीसी। अगर आपको दिया गया एग्जाम्पल के तौर पे कि ये कोई एक इंडक्टर है और ये एक रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम है, ये 3 हेनरी है, और आप इसमें 10 वोल्ट अप्लाई किए हो, बताओ व्हाट इज द करंट? आप कहोगे अरे अरे ये तो शॉर्ट सर्किट है, इट इज नॉट गोइंग टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, क्योंकि ये डीसी है। तो आप कहेंगे I इज इक्वल टू सिंपली शॉर्ट सर्किट है, सोचो कि ये नहीं है, शॉर्ट सर्किट कर दो इसको, हो गया 10/2 दैट इज 5 एम्पियर। सर्किट में कितना करंट जा रहा है? 5 एम्पियर। ये रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात कर रहे थे एसी थ्रू इंडक्टर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 में चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 में चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग अभी देख लिए क्या? अभी जो हम लोग देख लिए कि I था Im साइन ओमेगा टी और V था Vm साइन ओमेगा टी प्लस 90, क्योंकि कॉस ओमेगा टी था ना, इसको ऐसे कहते थे। 90 लिखना अच्छा नहीं लगता, बड़े हो गए हम लोग। You know, degree is not a usable angle. All angles you use are in radians. डिग्री मेजरमेंट के लिए ठीक है, ठीक है ना? तो मेजर करने के लिए ठीक है, लेकिन यूजेबल नहीं है। जैसे पहले सारा जमीन को कितना हाथ है मापते थे, उनका घर, उनका 25 हाथ का घर है, लेकिन वो मेजर करने के लिए ठीक है, यूजेबल नहीं है, स्टैंडर्ड मेजरिंग सिस्टम में नहीं आता है। डिग्री में कभी मत लिखना, कोशिश करना रेडियन में लिखने के लिए। सो Vm sin ओमेगा टी प्लस 5/2, और हम देख चुके हैं कि Vm क्या था ना, Lim ओमेगा, where Vm is L ओमेगा Im। हाँ, और अगर L ओमेगा को हम XL कर देंगे तो इट इज Im इंटू XL, ऐसे भी कह सकते हैं। XL क्या था? इंडक्टिव रिएक्टेंस। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पर करंट है Im sin ओमेगा टी प्लस 0 और वोल्टेज कुछ ऐसा है, तो आप कहोगे फेज डिफरेंस बिटवीन V and I is π/2। थोड़ा फेजर डायग्राम करके देखें तो कैसे दिखेगा? चलिए प्लॉट करके देखते हैं। I कैसा था? I was Im sin ओमेगा टी, तो I इज वेक्टर जिसका फेज एंगल 0 है। I अगर ऐसा रहा,
V क्या रहेगा, Vm sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ से पाई बाई 2 एंगल ड्रॉ करके V ड्रॉ करेंगे। जो बच्चे लास्ट क्लास की पढ़ाई करके नहीं आए होंगे तो तकलीफ होगा फेजर डायग्राम ड्रॉ करने में। ये एंगल है पाई बाई 2 और यूजुअली हम जानते हैं कि सारा एंगल ऐसे मेजर किया जाता है। आपको कोई पूछेगा ये कितना एंगल है, अगर आप कहोगे 30 डिग्री है, ना कि आप उल्टा बोलोगे 330 है, आप बोलोगे 30 डिग्री है, सारा एंगल ऐसे मेजर किया जाता है। अगर ऐसे मेजर किया जा रहा है तो आप कहोगे V क्या है, V इज लीडिंग I बाय एंगल पाई बाई 2। तो फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I इज इक्वल टू पाई बाई 2 बोलने से ज्यादा बेहतर है, इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू से दैट V लीड्स I, V लीड्स I बाय पाई बाई 2। इससे भी ज्यादा अप्रोप्रिएट है बताना कि व्हाट हैपेंस टू I लैग्स V बाय पाई बाई 2। ये दोनों स्टेटमेंट में से मोर प्रेजेंटेबल स्टेटमेंट हुआ ये वाला नहीं। क्यों? क्योंकि जब आपके घर में पावर सप्लाई जाता है, सबके घर में बराबर V दिया जाता है, सबका घर का करंट अलग अलग है, तो V आगे चल रहा है पीछे चल रहा है उसे बोलना कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, क्योंकि सबके घर में तो V बराबर है। हाँ, आपके घर में I इज लैगिंग बिहाइंड V बाई पाई बाई 2, इसलिए हरदम I का स्टेटस को कहा जाता है, नॉट V का स्टेटस। जब हम पावर सप्लाई दे रहे हैं सबके घर में बराबर V दिए हैं, क्योंकि सेम वायर से सब खींच के लिए हैं। तो फेजर डायग्राम भी देख लिए, और ये बार बार फेजर डायग्राम पूछते हैं लोग, आपको ये फेजर डायग्राम करना आना चाहिए। और क्या देखे हम लोग, और देखिए नंबर 5 में, और इसी में ही देख लेते हैं पावर फैक्टर क्या हो गया। पावर फैक्टर जो होता है cos फाई, यहाँ पर कितना है पाई बाई 2 है, तो इट इज cos पाई बाई 2, कितना हो गया 0। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है, पावर फैक्टर हो गया 0। व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ ए प्योर इंडक्टर, 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट करंट लीड्स और लैग्स, करंट लैग्स, है ना, by what angle, by pi by 2, what is the power factor, 0। draw the phasor diagram बन गया। बस यही सब 1 मार्क वाले क्वेश्चन है। now I go to point number 5। सारा चीज देख चुके, अब देखेंगे इंस्टैंटेनियस पावर। फॉर्मूला तो इसका बराबर था, जो है वही, ये थोड़ी बदलेगा। इंस्टैंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टैंटेनियस करंट। इंस्टैंटेनियस वोल्टेज क्या था, Vm cos ओमेगा t, I क्या था Im sin ओमेगा t, तो लिखेंगे Vm Im sin ओमेगा t cos ओमेगा t लिख सकते हैं। और थोड़ा अगर इनको प्यार से देखें तो ये कुछ दूसरा रंग दिखाएंगे, Vm Im by 2, बट 2 डिवाइड करो, 2 मल्टीप्लाई करो, 2 sin ओमेगा t cos ओमेगा t इज sin 2 ओमेगा t। तो ये हो गया इंस्टैंटेनियस पावर। कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है तो बीच में एक लिंक है, इसको कैसे छोड़ सकता हूं। कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज द इंस्टैंटेनियस पावर, पूछ लिया तो कर लोगे। Vm Im by 2 sin 2 ओमेगा t इज द इंस्टैंटेनियस पावर। लेकिन इसके ऊपर मेडिकल एंट्रेंस वाले मजे लेके क्वेश्चन पूछते हैं। हमारा जो करंट था उसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा था, इंस्टैंटेनियस पावर का फ्रीक्वेंसी क्या है 2 ओमेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां पर ये चीज लिखना बहुत जरूरी है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ, हाँ थोड़ा इसको इधर लिखेंगे, जगह नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इंस्टैंटेनियस पावर को देखे कि कुछ sin 2 ओमेगा टी फॉर्म में आया, तो हम कहेंगे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टैंटेनियस पावर इज डबल ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। बस यही क्वेश्चन दे देंगे। व्हेन ए वोल्टेज V is equal to say 200 sin 50 into t was applied across an inductor, what will be the frequency of the instantaneous power in hertz, ऐसे करके पूछ लेंगे। लिख लेते हैं क्वेश्चन को लिख लेते हैं। When a voltage of V is
equal to 100 sin 600t was applied across an inductor, what will be frequency of instantaneous power in hertz? सॉल्यूशन 1 मार्क क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर हियर बताओ, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे v इक्वल टू vm sin ओमेगा t, ओमेगा इज 600, दिस इज नॉट f, तो 2 पाई f इज इक्वल टू 600, मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 600 बाय 2 पाई, दैट इज 300 बाय 5 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इज 2f, दैट इज 600 बाय 5 हर्ट्ज। ये बस उतना ही। तो हम लोग अभी देख लिए इंस्टेंटेनियस पावर। नाउ वी गो फॉर एवरेज पावर। एवरेज पावर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। एवरेज पावर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 6, एवरेज पावर क्या था फॉर्मूला? अरे फॉर्मूला तो वही है, 1/t 0 to t pi dt। एवरेज पावर का फर्स्ट स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, टोटल एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम बाय टोटल टाइम टेकन, फाइन। सो इट इज कमिंग आउट टू बी pi dt का इंटीग्रेशन 0 to t इन दिस। pi का वैल्यू क्या था? pi का वैल्यू था vm im/2 sin square 2 omega t, इट वाज 1/t, और इसको बाहर रख सकते हैं vm im/2t, अंदर आएगा sin स्क्वायर है ना sin 2 ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन 0 to t। वैल्यूज में डाल दिया क्योंकि आपके पास पहले से मालूम था pi का वैल्यू मालूम था, वही डाल दिया। थोड़ा देख के कर लो, ज्यादा डिटेल्स में करने से समय और टाइम एंड स्पेस इज कंज्यूमिंग, व्हिच कंज्यूम्स मोर डाटा। अब ये sin 2 ओमेगा t क्या है भाई? ये एक साइनसोइडल फंक्शन है ना, और अभी तक तो आप लोगों का मैथमेटिक्स का कोचिंग भी खत्म हो गया होगा। व्हाट डज दिस इंटीग्रेशन प्रेजेंट्स? एरिया अंडर द डायग्राम ओवर ए फुल साइकिल में साइन वेव का एरिया कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, आप लोग मास्टर्स हो, ये चीज हो जाएगा 0, आंसर मिलेगा 0। एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज 0, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखना चाहूंगा, ठीक है। सो व्हाट इज द एवरेज पावर कंज्यूम्ड? अगर आपके घर में क्लॉक में आप एक इंडक्टर लगा दिए तो करंट तो ड्रॉ करेगा, लेकिन मीटर में रीडिंग नहीं उठेगा क्योंकि कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में लोड किसको कहते हैं? नॉट दैट व्हिच कंज्यूम्स पावर, टू दैट व्हिच ड्रॉज करंट। इंडक्टर इज ए लोड व्हिच ड्रॉज करंट, जो भी करंट ड्रॉ करेगा उसको लोड कहेंगे। लेकिन इंडक्टर में कोई पावर कंज्यूम नहीं होता है, इसमें कोई पावर कंज्यूम नहीं होता है। क्यों ऐसे होता है? चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। प्लॉट करेंगे वेरिएशन ऑफ वी आई एंड इंस्टेंटेनियस पावर का वेरिएशन देखेंगे। ये हो गया हमारा वी का वेरिएशन ना, हमारा क्या था? वीएम था, आईएम था, ऐसे करके चीजें थे। हमारा यहाँ पे आई क्या था? आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लॉट करो आई एम साइन ओमेगा टी, ये था करंट, ठीक। अगर ये करंट है तो फिर वोल्टेज ड्रॉ करना था,
वोल्टेज ड्रॉ करना था, देखेंगे कैसा होगा वो। अभी हम वोल्टेज को भी ड्रॉ करके देखेंगे। ये V ड्रॉ करेंगे, ये I था, V ड्रॉ करेंगे तो V क्या था भाई, V था Vm cos ओमेगा t, Vm cos ओमेगा t, दरवाजे फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2। ये साइन ओमेगा t था बोल के 0 से स्टार्ट हुआ, अब t इक्वल 0 में ये थोड़ी 0 होगा, कुछ वैल्यू रहेगा। इफ यू वांट टू प्लॉट द वेरिएशन ऑफ V, आपको ये प्लॉटिंग बार-बार पूछते हैं वो लोग, द ग्राफ इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। इट इज मैक्सिमम एट t इक्वल टू 0, घटता है फिर इधर बढ़ता है, फिर जब ये 0 हुआ तब ये मैक्सिमम, जब ये मैक्सिमम हुआ तब ये 0, क्योंकि साइन ओमेगा t cos ओमेगा t है ना, तो ये ऐसे गया, ऐसे जाके फिर ऐसा हुआ। V का वेरिएशन कुछ ऐसा है, क्योंकि कोसाइन कर्व है। और आगे आप बढ़ा सकते हो, लेकिन क्या चाहिए, एक साइकिल दिखाया काफी। I want to plot the instantaneous power। इंस्टेंटेनियस पावर कैसे निकलता है, बाय द प्रोडक्ट ऑफ V एंड I। अब ऐसे भी हमें फॉर्मूला मालूम है, क्या था वो, sin 2 ओमेगा t, तो डबल फ्रीक्वेंसी का होगा, कर सकते हैं। बट देन थोड़ा सा फंडामेंटल से देखते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ V एंड I। शुरू में I 0 है, V है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 0, क्योंकि ये 0 था। यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट फिर से 0, बीच में दोनों का प्रोडक्ट नहीं, 0 नहीं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, बीच में 0 नहीं है, मतलब पक्का बढ़ गया होगा, घट के 0 हो गया होगा, है ना। फिर ये जो इन दिस पार्ट ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव, और यहाँ पर क्या होगा, फिर से 0, क्योंकि ये जब मैक्सिमम था ये 0 था। तो इस पार्ट में डायग्राम ऐसे होगा। So you see the diagram looks like that of a double frequency sine wave, sin 2 omega t। अच्छा ऐसा है, तो इसमें से क्या समझ आ रहा है, हम जो बोले pi dt का इंटीग्रेशन 0 to t gives you the average power consumed। What does this represent? Area under the diagram, pi versus time। तो Pi वर्सेस टाइम का एरिया अंडर द डायग्राम अगर हम ड्रॉ करेंगे, दैट गिव्स अस एनर्जी। तो देखो, तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव एनर्जी है, मतलब एनर्जी सप्लाइड टू द इंडक्टर, यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है, एनर्जी सप्लाइड बैक बाय द इंडक्टर, ठीक है ना। फिर पॉजिटिव एनर्जी हुआ एंड फिर नेगेटिव एनर्जी हुआ, तो पूरा हाफ साइकिल में कितना एनर्जी गया, 0। 1/4 साइकिल में कितना है, 1/4 साइकिल, क्योंकि पूरा साइकिल है, ये 1/4 साइकिल है। 1/4 साइकिल में जितना एनर्जी दिया जाता है इंडक्टर को, नेक्स्ट 1/4 साइकिल में वो वापस कर देता है, ठीक है। स्कूल के लिए नहीं चाहिए, जेई वालों के लिए, मेडिकल वालों के लिए चाहिए। क्या है, द एनर्जी सप्लाइड टू द इंडक्टर इन 1/4 साइकिल is refunded back to the source side in the next 1/4 साइकिल। ये चीज आपको याद रखना है। सो वेरिएशन ऑफ Pi आप लोग देख लिए, ऐसे करके हम इंडक्टर का बिहेवियर को देख लिए। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो याद रखने वाली था वो क्या था, इंपीडेंस इज L ओमेगा, जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। करंट लैग्स वोल्टेज बाय पाई बाई 2, करंट पीछे रहता है, इंडक्टर में वोल्टेज आगे रहता है। तीसरा हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इज डबल ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। चौथा हुआ एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज 0। 4 स्टेटमेंट याद रखना है, बाकी तो मेरा काम है बताना, ठीक है, मेरा काम है बताना, आप सीख लो सारा चीज, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस पावर, आई मीन एसी थ्रू इंडक्टर। अब देखेंगे एसी थ्रू कैपेसिटर। एसी थ्रू कैपेसिटर कैसे होता है, when we apply alternating current to a capacitor, how it behaves, how it reacts to AC। now we'll try to pass AC through a capacitor, ठीक है, AC through capacitor। चलिए मानते हैं कि यहाँ पर कोई एक कैपेसिटर है, आपने इसके क्रॉस में एक वोल्टेज लगा दिया, क्या, एसी वाला, क्या है, Vm sin
ओमेगा टी ऐसे करके, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका कैपेसिटेंस सी है। अब क्या होने वाला है? होने वाला है बीट नंबर 1, इंस्टैन्टेनियस करंट। इंस्टैन्टेनियस करंट, ठीक है ना, इंस्टैन्टेनियस करंट। करंट क्या होगा वही तो पता करना है, आई है। अब आई का क्या फॉर्मूला है? dq बाई dt। कितना q जा रहा है, किस रेट में q जा रहा है उसके हिसाब से। लेकिन जो भी q आ रहा है वो कहां जा रहा है? यहां तक पहुंचा, आके यही खत्म हो रहा है कि नहीं? मतलब कितना q आ रहा है, जिस रेट में q, जितना q आ रहा है सारा यहाँ पे पहुंच रहा है। और वो q का वैल्यू कितना है? हियर q इज हाउ मच? c into v। v क्या है? इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में अगर वोल्टेज v है तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या है? c into v। और ये q कहां से आया? यहां से, इधर से आया। जितने जल्दी ले आया, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ दिस q इज नथिंग बट i। तो हम कहेंगे I is equal to dq by dt gives you c dv by dt, क्योंकि c तो कांस्टेंट है और v आपके सामने है। डेरिवेटिव करना आपको आता है, तो c तो था ही, vm उसके साथ जुड़ गया। sin ओमेगा t का डेरिवेटिव वो तो सबको आता है, c vm ओमेगा cos ओमेगा t। आप चाहो तो इस चीज को कुछ ऐसे लिख सकते हो, I m sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ऐसे लिख सकते हो। तो क्या दिखने लगा यहाँ पे? पहला चीज जो हमारे समझ में आया वो ये है, व्हाट इज द ऑपोजिशन टू एसी। जेड जो होता है कि Vm बाई Im। यहाँ पर हम Im किसके लिए लिखे हैं? इसके लिए लिखे हैं। I का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू तब आएगा जब cos ओमेगा t 1 होगा। cos ओमेगा t 1 होगा तो I का वैल्यू क्या आएगा? CVm ओमेगा। बस वही पूछ लेंगे। They will just ask you what is the maximum current in the circuit? CVm ओमेगा। 1 मार्क वाले क्वेश्चन भैया आप देखते रहो। Z is equal to Vm by Im। Vm by Im करेंगे, यहाँ पर Im कितना है? Im is, here Im is CVm ओमेगा। तो आप कहोगे Vm by Im क्या हो जाएगा? 1 by c ओमेगा, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसे वहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते थे, इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और यूनिट तो ओम है, ओम हो गया यूनिट, ठीक है, ओम हो गया यूनिट, ठीक है। तो क्या चीज समझ में आ रहा है? क्या चीज समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि ये जो इंपीडेंस है, जो अपोजिशन है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। लेसर इज सप्लाई फ्रीक्वेंसी, greater is the opposition। जितना कम फ्रीक्वेंसी का देंगे उतना स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मिलेगा। तो थोड़ा प्लॉट करके देखें, क्योंकि वो लोग ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहते हैं किसका? XC और ओमेगा का। जबकि हमें मालूम है कि XC इज इक्वल टू 1 बाई c ओमेगा। तो ओमेगा जब 0 तो XC हो गया इनफाइनाइट वेरी लार्ज। व्हेन ओमेगा इज 0 दिस इज वेरी लार्ज। ओमेगा बढ़ने लगा, XC घटने लगा। ओमेगा बिकम्स वेरी हाई, XC बिकम्स 0। डायग्राम गोज लाइक दिस। प्लॉट द वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस विद सप्लाई फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो आपको ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करना। और ये ग्राफ का भी अपना नाम है भाई। आपका देखोगे कि यहाँ पर प्लॉट करेंगे तो द ग्राफ इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? मैं पहले ही लॉजिक बता चुका हूँ। यहाँ पर आप देखोगे XC इंटू ओमेगा।
अलग अलग वैल्यू ऑफ ओमेगा के लिए अलग अलग वैल्यू ऑफ एक्सी है। ये वैल्यू ऑफ ओमेगा के लिए कुछ दूसरा वैल्यू ऑफ ओमेगा है। ओमेगा बदल रहा है, एक्सी बदल रहा है। ये वैल्यू ऑफ ओमेगा में ये एक्सी, ये वैल्यू ऑफ ओमेगा में ये एक्सी, बट ओमेगा इनटू एक्सी का वैल्यू क्या है? 1/c। दिस इज एक्सी, दिस इज ओमेगा। व्हाट डज द प्रोडक्ट रिप्रेजेंट? द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। कहने का मतलब है इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेके आप कोई भी रेक्टेंगल बनाइए, सारा रेक्टेंगल का एरिया बराबर होगा। तो हम कहेंगे ये ग्राफ कौन सा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वन मार्क है तो पूछ सकते हैं, वो लोगों का काम है पूछना, हमारा काम है आंसर देना। दूसरा हो, इन केस ऑफ डीसी व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? ओमेगा इज 0, फ्रीक्वेंसी 0 है। व्हाट इज इंडक्टिव कैपेसिटेंस देन? ओमेगा 0 डालो, इनफाइनाइट। तो डीसी सर्किट में स्टेडी स्टेट में व्हाट इज द करंट थ्रू द कैपेसिटर? यू से 0। समझ में आया? सो in DC no current passes, no current passes through capacitor। कैपेसिटर से कोई करंट पास नहीं करता है डीसी में। अच्छा ठीक, एक्सी क्या है? 1/c ओमेगा। समझ में आ गया? वी आर गोइंग फॉर, ये बिट नंबर 1 था, हम लोग 1 लिखते थे 1, ये 2, अब आ रहे हैं हम लोग 3 में। ठीक है, ठीक है। थोड़ा फेजर डायग्राम देखा जाए। फेजर डायग्राम कहेंगे V था Vm sin ओमेगा t, I था Im sin ओमेगा t प्लस π/2। मतलब डायग्राम ड्रॉ किया जाए तो बड़े मजे से हम कहेंगे V है Vm sin ओमेगा t, कोई फेज एंगल नहीं है, जबकि करंट है Im sin ओमेगा t प्लस π/2, मतलब करंट लीड्स। करंट यहाँ पर आ गया भैया, करंट यहाँ पे आ गया, कितना एंगल में? π/2। तो बहुत ज्यादा फैलाने की जगह हम लिखेंगे I लीड्स। अब बोलोगे सर ग्रामर गलत लिख रहे हैं, Im लीडिंग होता है और I लीड होता है, ही सी में लीड्स होता है। नहीं, I leads here, I is not me, it is current। I leads V by π/2। and what is the power factor of the circuit? और पावर फैक्टर सीधा लिखेंगे जगह कम इज इक्वल टू cos π/2, दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसका कोसाइन क्या हो गया? 0। तो फेजर डायग्राम से पता चला कि पावर फैक्टर ऑफ ए प्योर कैपेसिटिव सर्किट इज आल्सो 0। कितना इंटरेस्टिंग है, याद रखना। रेजिस्टर का खाली 1 है, इंडक्टर का 0, कैपेसिटर का 0। इंडक्टर के केस में करंट लीड्स, सॉरी करंट लैग्स, और कैपेसिटर के केस में करंट लीड्स बाय π/2। लेकिन प्योर कैपेसिटर होना चाहिए। अगर इंडक्टर और रेजिस्टर जुड़े हुए हैं तो करंट विल लैग बट नॉट बाय π/2, सम अदर एंगल। ठीक है, तो अगर प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, प्योर रेजिस्टर की केस लिया जाए तो आपको ये सब आंसर याद रखना पड़ेगा। ये हो गया कि दी फेजर डायग्राम में देखे कि I लीड्स V बाय π/2 एंड पावर फैक्टर इज 0। ठीक है, इंस्टैंटेनियस पावर। अब देखेंगे व्हाट इज इंस्टैंटेनियस पावर। हाँ, ये तो होता है V × I, और V क्या था? Vm sin ओमेगा t। I क्या था? Im cos ओमेगा t। मल्टीप्लाई करो Vm Im/2 sin 2 ओमेगा t। अभी इंडक्टर वाले केस में भी तो वही आया था, मतलब अब सीधा आंख बंद करके लिख देंगे एवरेज पावर इज 0, क्योंकि उसमें तो वही आया था। और अगर हम देखेंगे कि क्या हो रहा है इसमें, क्या वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट विद पावर, वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट विद क्या विद टाइम एंड इंस्टैंटेनियस पावर विद टाइम, तो ये भी इस केस में भी डायग्राम कुछ ऐसे ही जाएगा। पहला वाला जो डायग्राम था इसमें
कोई अंतर नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखना, देयर इज सम सिमिलरिटी। इसमें भी क्या था, भी था ऐसे, पहला वाला में आई ऐसे था, अब भी ऐसा है नहीं, और ठीक है, ठीक है। अब करंट कैसे होगा, करंट होगा लीडिंग बाय π/2, तो करंट गोज लाइक दिस, कट गया करंट, हाँ आया आया आया, ये करंट था, वहां पर ये था करंट, ये था वोल्टेज, जगह बदल गया, खैर बाकी सब वही है। इंस्टेंटेनियस पावर, उनका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट क्या होता है, इनका प्रोडक्ट भी जस्ट मल्टीप्लाई करो, इंस्टेंटेनियस पावर ये भी कुछ ऐसे ही जाएगा, मतलब ओहो हो सॉरी इंस्टेंटेनियस पावर, ओहो गड़बड़ हो गया। अच्छा, इंस्टेंटेनियस पावर में क्या हुआ, जब वोल्टेज मैक्सिमम करंट जीरो है तो ये जीरो होगा, मतलब ऐसा sin 2 ओमेगा t था ना, ठीक है, ये ऐसा इंस्टेंटेनियस पावर का डायग्राम कुछ ऐसा हो गया। इस केस में भी पहला 1/4 साइकिल में जो एनर्जी कैपेसिटर को दिया गया, नेक्स्ट 1/4 साइकिल में वो एनर्जी कैपेसिटर से वापस आ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द कैपेसिटर इज जीरो। अगर आपके घर में प्लग में आप एक बड़ा सा कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हो, इट विल कंटीन्यूअसली ड्रॉ करेंट, लेकिन आपके घर में एनर्जी मीटर में कोई रीडिंग नहीं उठेगा, क्यों, क्योंकि इट डज नॉट कंज्यूम एनी पावर, इट ओनली ड्रॉज करेंट। इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन एसी डज नॉट कंज्यूम एनी पावर, डू नॉट कंज्यूम एनी पावर। तो यहाँ पर हमें बस ये चीज याद दिलाना था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इज डबल ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, डबल ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी में सप्लाई करोगे उसका डबल होगा। सर इंडक्टर में तो वही था, हाँ इंडक्टर में भी वही था। तो मैं आपको बता दूं, सारे केसेस में एक्सेप्टिंग द केस, मतलब सारे केसेस में, चाहे वो रेजिस्टर हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, आरएलसी हो, किसी को मत बताना, मैं धीरे से बता रहा हूँ, सारा केस में, एसी का कोई भी केस में, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्टेंटेनियस पावर इज ऑलवेज डबल ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। खाली ये मत याद रखो कि इंडक्टर के लिए होता है, कैपेसिटर के लिए होता है, सारे केस में। अब एक आर के साथ एक एल सीरीज में ले लो, एक आर के साथ एक सी सीरीज में ले लो, आर एल सी को सीरीज में ले लो, एल के साथ सी पैरेलल में ले लो, कुछ भी ले लो, यू विल सी द फ्रीक्वेंसी विल बी ऑलवेज, किसका फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस पावर का फ्रीक्वेंसी विल बी ऑलवेज डबल ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी, मतलब इट्स ए यूनिवर्सल स्टेटमेंट। एसी में हरदम इंस्टेंटेनियस पावर का फ्रीक्वेंसी डबल ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है, ये आपको याद रखना है। तो ऐसे करके एसी थ्रू कैपेसिटर हम लोग अभी खत्म किए, ठीक है।